हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ब्यूरोक्रेसी चैनल में। दरअसल मैं इसका नाम लेना भूल जा रहा था बार बार। चैनल का नाम है द ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है जिसको मैं ही हैंडल करता हूँ। ठीक, तो काफ़ी दिनों से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, कभी 20 कर रहे थे, कभी 25, कभी 30। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना उत्तराखंड की एक नई खबर बताई जाए आपको। जो वायलेंस हुई थी कुछ दिनों पहले, फरवरी के ही महीने में, बनभूलपुरा वाले क्षेत्र में, तो उसके कई सारे परिणाम हमको देखने को ये मिल रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार एक बिल लाने वाली है। इसका नाम है, जो कि बजट सेशन में रखा भी गया है, उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। क्या नाम है इस बिल का? उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। अर्थात हिंसा के दौरान जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा है, जो पहुंचता है, उसकी जो भरपाई है वो कौन करेगा? अभियुक्त करेगा, या वे लोग करेंगे जो उस हिंसा में शामिल थे या जिनके वजह से वो हिंसा हो रही थी। ठीक, तो इससे पहले ये बिल जो हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लाए जा चुके हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कई सारे हिंसा और वायलेंस हमको देखने को मिलता ही है। तो वहाँ की सरकार पहले ही ये बिल ला चुकी है। तो उत्तराखंड भी उसी तर्ज पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये बिल लेकर आई है, जिसका नाम मैं फिर से पढ़ूंगा आपके सामने, उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। ठीक है, नाम पढ़ के पता चल जा रहा है सार्वजनिक और निजी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो भी डैमेज होगा उससे उसकी रिकवरी किससे की जाएगी? अभियुक्त से या उन लोगों से जो उस हिंसा में शामिल थे। ठीक, अच्छा, कैसे पता लगाया जाएगा कि अभियुक्त कौन है, वे कौन लोग थे जो इस प्रकार की हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया? आप जानते ही हैं कि बड़ी भयंकर हिंसा हुई थी हल्द्वानी में। मैं इस समय हल्द्वानी में ही हूँ, ये पूरा सेटअप मेरा हल्द्वानी में ही है, और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे वो क्षेत्र है जहाँ पर वो सारी हिंसा हुई थी। बनभूलपुरा नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पर एक विशेष विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगाया जाएगा? एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिसके जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? रिटायर्ड जज करेंगे। ठीक है, तो द रिटायर्ड जज इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड एक्यूज्ड। यानी कि एक्यूज्ड को ढूंढने का काम किसका है? पुलिस का है। पुलिस उस अभियुक्त को लेकर आएगी, सौंपेगी, और उससे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एक ऐसा ट्रिब्यूनल जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रिटायर्ड जज करेंगे। तो इस प्रकार से ये बिल लाया गया है विधानसभा में, और होपफुली ये पास भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके संबंध में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, डिसीजन वॉज मेड टू हैव अ बिल टुक आफ्टर द वायलेंस इन हल्द्वानी। अर्थात ये फैसला कब लिया गया होगा? जो हल्द्वानी में जो हिंसा हुई थी उसके मद्देनज़र ये फैसला लिया गया होगा कि हमें इस प्रकार का बिल लाना है। तो कुछ कीवर्ड्स देख लीजिए आप लोग। कीवर्ड्स हैं हमारे पास, एक तो है लैंड एनक्रोचमेंट। ठीक है, अतिक्रमण जिसको कहते हैं, भूमि अतिक्रमण। और दूसरा है नजूल लैंड। वैसे नजूल के बारे में या नजूल भूमि क्या होती है इसके बारे में मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया भी था, और आप लोगों ने वो देखा भी होगा। थोड़ा सा ब्रीफ में आज भी देख लेंगे कि नजूल भूमि क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम दिखाते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं कि लैंड एनक्रोचमेंट क्या है। क्या कोई इसकी परिभाषा भी है लैंड एनक्रोचमेंट की? और अगर है तो कहाँ से ली गई है? तो हमको पता चलता है कि जो आईपीसी की सेक्शन 41441 में इस चीज़ की परिभाषा दी गई है। और आप जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड कब का है? 1860 का। तो उस 1860 के इंडियन पैनल कोड में धारा 441 में लैंड एनक्रोचमेंट को क्या करा गया है? डिफाइन किया गया है। तो ये रही उसकी डेफिनेशन। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा इसको कर सकते हैं क्या? नहीं। इट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग समवंस एल्स प्रॉपर्टी। अर्थात कोई अगर गैर कानूनी रूप से किसी की प्रॉपर्टी में दखल करता है, ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग अगर बन रही है, तो अगर किसी व्यक्ति ने आगे बोर्ड लगा रखा है और उस बोर्ड में लिखा है नो
ट्रेसपासिंग, ये आपने कई बिल्डिंग्स में लिखा हुआ देखा होगा दैट नो ट्रेसपासिंग। नो ट्रेसपासिंग का मतलब ही यही है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में या हमारे लैंड में घुस नहीं सकता, जो क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। तो नो ट्रेसपासिंग क्या मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चेतावनी ही है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो इलीगल तरीके से वहाँ पर प्रवेश पाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने ये लगा रखा है तो बिल्कुल कानूनी के दायरे में रहकर वो काम कर रखा है उसने। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ द अनलॉफुली एंटरिंग समवंस एल्स प्रॉपर्टी, यानी कि किसी दूसरे की संपत्ति में या प्रॉपर्टी में, खासतौर पर जमीन पे जबरदस्ती प्रवेश पाना विदाउट परमिशन, बिना सहमति लिए। टू कमिट व्हाट, टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने के लिए। थ्रेटन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को हथियाना भी हो सकता है कमिटमेंट। और स्टे ऑन द लैंड अनइनवाइटेड, और बिना बुलाए उस लैंड में रह रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है किस चीज़ की, लैंड एनक्रोचमेंट की, ये बहुत ही पहले सेक्शन 441 में डिफाइन कर दी गई है आईपीसी की धारा 1860 के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन आपको पता चल गई है कि यहाँ से ली गई है। अब अगर हम बात करें नजूल लैंड की, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नजूल लैंड एक ऐसी लैंड है जिसका ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। ये मैंने आपको बताया भी था पहले, सरकार ही उसकी मालिक है, लेकिन सरकार ने उसको अलॉट कर दिया है। ठीक है, लेकिन नजूल लैंड को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है, ये बात आपको पता ही है। इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड और बैरन। पर्पस क्या है, खेती करवाना। किससे करवाना, अलॉट किसको किया जाएगा, उन पिछड़े लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, खासतौर पे शेड्यूल ट्राइब समुदाय से जो आते हैं, उनको ये अलॉट कर दी जाती है। मालिकाना हक उनका नहीं होता है, इट मीन्स दे वर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड। तो अगर कैटेगरी देखें नजूल लैंड की 3 फॉर्म में, तो जो इरिगेटेड भूमि अगर अलॉट करी गई है ऐसे व्यक्तियों को, तो उसकी जो मियाद है वो 3 साल की है, खेती करेंगे इसमें। और अगर नॉन इरिगेटेड अलॉट करी गई है तो उसकी मियाद कितनी है, 6 साल। बंजर भूमि अलॉट कर दी गई है तो उसकी मियाद कितनी रहेगी, 9 साल रहेगी। ये सरकार अगर उसमें कुछ नहीं कर रही तो कम से कम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो कर ही सकती है, और ऐसे लोगों को अलॉट कर सकती है जो वहाँ पर खेती कर सके। ठीक है, दूसरी बात, उत्तराखंड में जो टेन्योर है ऐसी भूमि का, जैसे कि मान लीजिए कि अलॉटमेंट का पीरियड हो गया ख़त्म, बैरन लैंड 9 साल के लिए किसी को दी गई थी, अब उसकी मियाद हो गई है ख़त्म। अब सरकार क्या कर सकती है, सरकार उसको लीज पे दे सकती है या फिर से री अलॉट कर सकती है। ठीक है, और इसकी जो मियाद है उत्तराखंड में वो 15 से लेकर 99 सालों तक की है। ठीक है, 99 साल तक। अगर मान लीजिए कि सरकार अब वो री अलॉट नहीं कर रही है, तो सरकार ऐसी भूमि का क्या करती है, क्योंकि सरकारी भूमि है और वह सार्वजनिक हितों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स बना देगी, ठीक है ना, स्कूल्स बना सकती है, डिस्पेंसरीज बना सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ बना सकती है जो जिससे जन कल्याण हो। ठीक है, क्योंकि वो लैंड किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है और सरकार ऐसी भूमि का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थी, हल्द्वानी में जो वायलेंस हुई थी उसके फलस्वरूप, और सरकार भी कुछ नए नए कदम उठा रही है, जिसमें से एक कदम सरकार ने सख्ती भरा उठाया है, और वो है क्या, उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल, एंड दिस इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले ये बिल उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लागू किया जा चुका है। तो आज की छोटी सी लेक्चर में इतना ही। तो इसके बारे में जो जो जानकारी हो सकती है आप इकट्ठा करिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और मंगलवार को यानी कि परसों उत्तराखंड की विधानसभा में बजट भी पेश किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में धामी सरकार ने क्या क्या घोषणाएं करी हैं, और कितना बजट, कितने का बजट आवंटित किया गया है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इस प्रकार से हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।